मैं प्रस्तुत है राज्य खास खबर में स्वागत है आपका। मैं हूं अमित और हम इस प्रोग्राम में आपको बता रहे हैं सरकार के 4 साल के बारे में। जी हां, सरकार के 4 साल के बारे में हम आपको तफसील से पूरी इसमें जानकारी दे रहे हैं। क्या कुछ रहा घोषणा पत्र में, कितनी योजनाएं जो सरकार की ओर से थी वो पूरी हुई कि नहीं हुई है, इन सभी बातों पर हम पूरा विश्लेषण कर रहे हैं और हमारे साथ पूरा इस समय पैनल भी मौजूद है। चलिए हम आपसे पहले बताते हैं कि कृषि मंत्री प्रभुलाल सैनी की कुछ जो योजनाएं उन्होंने घोषणा करी थी सरकार की 4 साल की उपलब्धियों को लेकर, उन्होंने उस समय क्या कुछ कहा था, पहले वो आपको सुनाते हैं। पिछले 4 वर्षों में गेहूं के क्षेत्र में उत्पादकता, उत्पादन गुणवत्ता सुधार, प्रोडक्शन प्रोडक्टिविटी में राजस्थान को कृषि कर्मणा पुरस्कार प्रथम पूरे देश में राजस्थान को मिला और सोलर पंप के बारे में भी पहला पुरस्कार राजस्थान को हमें मिला। तीसरा जो रेटिंग हुआ फार्मर्स फ्रेंडली मार्केटिंग के बारे में नीति आयोग ने भी राजस्थान प्रदेश को तीसरा स्थान हमारे सुधारों पे हमें दिया गया है। 18 एमओयू हुए और 448 करोड़ के लगभग निवेश के प्रस्ताव निवेशकों के द्वारा एमओयू के माध्यम से सरकार को दिए। हमारी सरकार आने के बाद में 4 सालों में 9,551 करोड़ रुपए के बजटरी व्यवस्थाएं हम लोगों ने किसानों की है, जो लगभग 62.7% के लगभग अधिक बजट बनाने का काम भी राजस्थान में सरकार ने किया है। अभी हम लोगों ने कृषि विभाग में कृषि पर्यवेक्षकों के 2,235 और तकनीकी और अधीनस्थ सेवा के लगभग 643 पदों की भर्ती की प्रक्रिया को पूरी करके नियुक्ति जारी की गई है। पशुपालन विभाग को यदि देखें तो 1782 पशुधन सहायक और 445 पशु चिकित्सा अधिकारियों की भर्ती का काम भी हमारी सरकार ने 4 साल में किया है। तो लगभग 4 करोड़ 1 लाख किसानों को 4,994 करोड़ रुपए का बीमा क्लेम पारित करके किसानों को उपलब्ध कराया गया है। कई प्रकार की कमियां होने के बावजूद राजस्थान आज देश में अग्रणी प्रदेश बना है। मुख्यमंत्री जी का विजन हम लोगों ने साकार किया है। तो कृषि मंत्री प्रभुलाल सैनी क्या कुछ कह रहे थे ये हम आपको बता रहे थे, योजनाओं के बारे में बता रहे थे, क्या क्या राजस्थान में ये जो योजनाएं हैं और योजनाएं कितनी धरातल पर आई हैं उसके बारे में बता रहे थे। उसके अलावा बखान भी कर रहे थे अपनी उपलब्धियों को लेकर। लेकिन सबसे बड़ी बात है आमजन की क्या राय है इसको लेकर, वो आपको जरा बता दें। राजस्थान सरकार ने 4 साल में कृषि के क्षेत्र में बहुत सारे विकास कार्य किए हैं। पहले यहाँ पर समर्थन मूल्य पर जो है ये फसलें बिकती थी वो नहीं बिका करती थी, तो अब भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट ने समर्थन मूल्य पे खरीद केंद्र भी स्थापित किए हैं। किसानों को कोई फायदा नहीं हुआ। जो सब्सिडियां किसानों को डिग्गियों पे और दी जाती थी और सौर ऊर्जा पर और कोई सब्सिडियां कम कर दी हैं, किसानों को किसी प्रकार की डिग्गियों का फायदा नहीं हो रहा। जो समर्थन मूल्य है इन्होंने घोषणा की है, एक भी किसान को कोई फायदा नहीं मिला। 4 साल में वास्तव में किसानों के लिए बहुत अच्छे काम किए। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से बहुत लाभ मिल रहा है। फसल का जो मुआवजा मिलता था वो सही हो रहा है। मृदा कार्ड जारी होने से जो खाद बीज किस तरह का उपयोग में लेना है उसकी जानकारी मिल रही है। फसल का सही भाव मिले इसके लिए ई मंडी योजना का भी किसानों को लाभ मिल रहा है। बीजेपी ने एक भी काम जमींदार का पक्ष में ना करे, सब कर्ज माफ की कही थी, वो कर्ज माफ की घोषणा झूठी कर दी। कोई पैसा माफ ना करे। अब खाद बीज या महंगो कर दियो
और रही बात हमारे DMIC 4 साल पहले की एक्वायर हुई थी, लोगों को 1-1 करोड़ कर्ज हो गए। अपनी शादी बालका की शादी करना भी बहुत मुश्किल हो गई। वसुंधरा राजे ने वादा खूब किया, 24 घंटा बिजली का किया, कर्ज माफी का किया, बीमा योजना की, कोई प्रकार का किसान के लाभ नहीं हुआ है। बिजली नहीं ले रहे हैं, उद्योगपतियों को ले रहे हैं और किसानों को नहीं ले रहे हैं। किसान आंदोलन हुआ, उसमें भी कुछ से कोई प्रकार का किसानों को फायदा नहीं हुआ है। सरकार को 4 साल हो चुके हैं, लेकिन अभी तक किसान बहुत परेशान है। उन योजनाओं को जो सरकार चला रही है उसका अभी तक कोई लाभ नहीं मिल पाया है। सरकार देखी है कोई ध्यान किसाना की और जमा ही कौन देने लाग रही ला रहा है। मोदी सरकार वादो करियो कि भाई नोटबंदी के दौरान 2 महीना थारो ब्याज माफ होगो, वो आज तक आज ही कापियां प्रिंट कराई, बिंग में बिल्कुल एक नयो पीसो माफ को नहीं हो। कुछ वादों पर तो सही उतरी है और कुछ जो अभी बाकी है और उनको पूरा करना भी चाहिए सरकार को। पहले इन्होंने अपनी पट्टों की बात करी थी, वो भी पूरे नहीं हुए, वो भी नहीं दिए एक भी, है ना। और किसान अभी बहुत सारी परेशानियों से जूझ रहा है। तो आपने देखा मिली जुली जो प्रतिक्रिया है वो यहाँ पर देखने को मिली है। और सबसे बड़ी बात है कि जो कहीं न कहीं जो किसान है वो बार बार यही कह रहा है कि बड़ी बड़ी जो घोषणाएं हैं, योजनाएं हैं, वो तो आ जाती है, लेकिन उसका जो उन्हें फायदा मिलना चाहिए वो अब तक का फायदा अब तक नहीं मिला है। चाहे मृदा योजना की यहाँ पर बात कर रहे हो या कर्ज माफी को लेकर यहाँ पर बात की जा रही हो, कहीं न कहीं जो किसान है उनके मन में कुछ न कुछ संशय यहाँ पर जरूर नजर आ रहा है। और आम लोग बार बार यही बोल रहे हैं, आम जो किसान हैं बार बार यही कह रहा है कि कहीं ना कहीं सरकार ने छलावा हमारे साथ किया है। हालांकि प्रयास जरूर कर रही है सरकार, लेकिन कहते हैं ना कि अगर कोई योजनाएं धरातल पर आती है तो उसकी प्रॉपर तरीके से मॉनिटरिंग होनी चाहिए। वो मॉनिटरिंग कहीं ना कहीं उसका जो अभाव है वो यहां पर नजर आ रहा है। तो कहीं ना कहीं इसी कारण से जो किसान है वो कहीं ना कहीं उसमें जो रोष है, जो गुस्सा है, वो दिखाई दे रहा है। तो सवाल ये उठता है कि मंत्री जी के जो दावे हैं, मंत्री जी की जो उपलब्धियां हैं वो तो काफी नजर आ रही हैं, लेकिन उसका जो फायदा, जो उसका लाभ किसानों को मिलना चाहिए था वो उनको अब तक नहीं मिल पाया है। हालांकि सरकार की ओर से लगातार प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन वही बात है कि मॉनिटरिंग जो प्रॉपर तरीके से होना चाहिए, किसानों तक वो चीजें पहुंचना चाहिए, वो अब तक नहीं पहुंच पा रही है। आपको बता दें कि राजस्थान में कर्ज माफी को लेकर किसानों ने एक सबसे बड़ा जो मुद्दा था, किसानों के लिए कर्ज माफी का मुद्दा था, पूरे प्रदेश में काफी गरमाया था। काफी समय तक जो किसान हैं उन्होंने आंदोलन किया था। हालांकि आंदोलन को लेकर कमेटी भी बनाई गई थी सरकार की ओर से और 50,000 रुपए की कर्ज माफी की घोषणा भी की थी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि अभी तक कमेटी का जो काम है वो अब तक पूरा नहीं हो पाया है। तो ये कुछ बड़ी बातें हैं जो हम आपको बता रहे हैं। कहां समस्या आ रही है, प्रभुलाल सैनी बार बार यही बातें कर रहे हैं, उपलब्धियों का बखान जरूर कर रहे हैं, लेकिन जो किसान है वो कहीं ना कहीं उसमें रोष नजर आ रहा है और यही कह रहा है कि सरकार ने जो हमसे वादे किए थे वो वादे अब तक पूरे नहीं हो पाए हैं। तो चलिए इसी चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए हमारे न्यूज कोऑर्डिनेटर योगेंद्र शर्मा जुड़ चुके हैं। ओवर टू। शुक्रिया अमित। तो हम बात कर रहे हैं राजस्थान सरकार के 4 साल और 4 साल में कृषि की क्या स्थिति है उसको लेकर के हम बात कर रहे हैं। हमारे साथ भाजपा के वरिष्ठ नेता और विधायक फूलचंद जी बिंडा हमारे साथ में हैं। महावीर चंदेल साहब, हम माफ करेगा, धर्मवीर चंदेल साहब हमारे साथ हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। महावीर शास्त्री जी किसान नेता हमारे साथ में हैं और आरसी चौधरी जी कांग्रेस के नेता हमारे साथ में हैं। धर्मवीर जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा
कि पूरे अगर एग्रीकल्चर को हम देखें, जो मंत्री जी दावे कर रहे हैं कि देश में, और वो बड़ा दावा एक तो कि हमने दुनिया में पहला अनूठा प्रयोग किया है कुछ सेक्टर में, और लोग यहां देखने के लिए आते हैं कि किस तरह का इनोवेशन हुआ है राजस्थान सरकार में। मैं ये कहना चाहता हूं कि आज किसान की व किसानी की बदहाली है। भारत एक कृषि प्रधान देश है, लेकिन दुर्भाग्य है कि आज इस देश में एक आईएएस का बेटा आईएएस बनना चाहता है, एक पॉलिटिशियन का बेटा पॉलिटिशियन से बनना चाहता है, एक अध्यापक का बेटा अध्यापक बनना चाहता है, लेकिन जो देश की परंपरागत कृषि रही है, किसान का बेटा किसान नहीं बनना चाहता। ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। जिस गांधी को कांग्रेस मानती है, गांधी ये कहा करते थे कि भारत गांव में बसता है, भारत को मजबूत करना है तो खेती और किसानी को मजबूत करना चाहिए। इसी प्रकार भारतीय जनता पार्टी जिस जनसंघ के नेता पंडित दीनदयाल उपाध्याय को आराध्य के रूप में पूजती है, वो भी अपने एकात्म मानव दर्शन में बताते हैं कि भारत तब तक मजबूत नहीं होगा जब तक गांव, गरीब, ग्रामीण, किसान मजबूत नहीं होगा। लेकिन दुर्भाग्य है कि दोनों ही दलों की सरकार रही है, लेकिन किसान वंचित है, हाशिए पर है। एक दौर था जब देश की 80% आबादी कृषि पर निर्भर थी। आज भी तकरीबन 50% आबादी कृषि पर निर्भर है, लेकिन ना तो उनको उत्पादकता का मूल्य मिल पा रहा है, ना उनको उचित मानदेय मिल पा रहा है, और ऐसी बदहाल व भयावह माहौल है कि स्थिति चरमराई हुई है। जैसा कि योगेंद्र जी ने बताया कि राजस्थान एक अच्छे कृषि प्रधान देश राज्य के रूप में उभरा है, देश व दुनिया के लोग यहाँ देखने आ रहे हैं। तो मैं कहना चाहूंगा कि राजस्थान ने जैतून की खेती के लिए एक नया प्रयोग किया है। आप इजराइल से नई तकनीक लेकर आए हैं, लेकिन जो तकनीक आम किसान तक पहुंचनी चाहिए थी, वो अभी तक नहीं पहुंची है। इसमें कहीं न कहीं संदिग्ध स्थिति है। खेती आज भी किसान रबी व खरीफ की कर रहा है। जब तक जैतून के पौधे नहीं लगाएगा, लेकिन कैसे लगाएगा? ना तो उसके पास संसाधन है, ना सब्सिडी है। जो सब्सिडी की ओर से दी जाती रही है, उस सब्सिडी को भी कम किया। तो ऐसे में जो जैतून उत्पादित हो रहा है, वो राजस्थान सरकार के जो फार्म हाउस है, वहीं ज्यादा उत्पादित हो रहा है। जब तक किसान के फार्म हाउस पे नहीं आएगा, तब तक कहीं न कहीं किसान को उसका जी जो मूल्य मिलना चाहिए, जो लागत मिलनी चाहिए, वो नहीं मिल पाएगा। चलिए शास्त्री साहब, आपके पास में आना चाहूंगा कि प्रदेश सरकार 4 साल पूरे कर रही है, खेती जीडीपी में बड़ा योगदान रहता है, और मैं तो कहूंगा कि जो अभी बात कही धर्मवीर जी ने कि चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, जिन पुरखों को फॉलो करते हैं, जिनके विचारों को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं दोनों दल, उनकी सोच में था कि किसान और खेती को मजबूत नहीं करोगे तो देश के आर्थिक हालात मजबूत नहीं हो सकते। लेकिन हकीकत क्या है, वो किसी से छिपी नहीं है। इसका पूरी तरह से कॉमर्शलाइजेशन इस तरह से किया गया है कि किसान को लाभ मिले ना मिले, लेकिन फर्मों को लाभ ज्यादा मिलना चाहिए। कृषि का मापदंड हमेशा उत्पादकता से रहा है। जो भी सरकारें, उन्होंने ये आंकड़े दिखाने की कोशिश की कि पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष उत्पादन इतना ज्यादा रहा है। शास्त्री साहब, 1 मिनट के लिए मैं रोकना चाहूंगा। एक सुरेंद्र जी हमारे साथ जुड़े हैं बाड़मेर से, उनका कोई एक सवाल है आप लोगों से, वो जानना चाहते हैं कुछ। जी सुरेंद्र जी, स्वागत है आपका, बताइए। जी सर, मेरा ये सवाल है, बाड़मेर के अंदर किसानों के हाल बेहाल है। यहाँ के अंदर जो बाड़मेर के 10 किलोमीटर दूर जो बाड़मेर का जो पूरा सारा गंदा पानी है, वो यहाँ पे खेतों में छोड़ा गया है, और यहाँ के खेतों के जो किसान हैं, उन्होंने पलायन करके वापस बाड़मेर शहर में आना शुरू कर दिया है। उनकी जमीन बंजर हो गई पिछले 4 सालों से। सरकार कुछ नहीं सोच रही, उनके किसानों का ये कहना, और ये लोग काफी दुखी हैं। तो मतलब सरकार कब सोचेगी और वो पूरे पानी की कब निकासी करवाएगी सीवेज लाइन की? मैं सहमत हूं आपकी बात से। ये केवल बाड़मेर की नहीं है, जो कारखानों का केमिकल युक्त जो पानी है, बहुत सारी जगह ऐसी समस्या है जो खेती को बंजर ही नहीं बिल्कुल जहरीली बनाता जा रहा है। क्योंकि एक तरफ मोदी जी सॉइल हेल्थ कार्ड की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ उन कारखानों का पानी खेतों में जो जा रहा है, एक बड़ी समस्या है। शास्त्री जी, आप अपनी बात को रेगुलर कहिए। एक कॉलर हमारे साथ बाड़मेर से थे जो अपनी समस्या आप लोगों के सामने रख रहे थे। खेती को मुख्य व्यवसाय के रूप में स्वीकार करके यहाँ की जनता को बेरोजगारी, पशुधन और अपनी आजीविका के रूप में अपने जीवन चलाने का परंपरागत साधन रहा है। 2004 में माननीय वाजपेयी जी जब इस देश के प्रधानमंत्री बने थे, उन्होंने कुछ व्यवहारिक चिंता प्रकट करते हुए
कुछ कदम उठाने का प्रयास किया था। उसी क्रम में उन्होंने देखा कि कृषि, पशुपालन और देश का अनाज देश में ही उपलब्ध रहे, इसको देखते हुए क्या किया जाए। उन्होंने डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन की अध्यक्षता में एक राष्ट्रीय किसान आयोग की स्थापना की और उनसे चाहा कि बेरोजगारी के साथ साथ कृषि की उत्पादकता और किसान की आय कैसे बढ़े, इसके लिए उन्होंने उनसे एक व्यापक रिपोर्ट तैयार करने का आग्रह किया, उनको निर्देश दिया। उसी क्रम में 2006 में राष्ट्रीय किसान आयोग की रिपोर्ट आई। डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन की अध्यक्षता वाले इस आयोग ने यही कहा कि जब तक किसान को उसकी उत्पादन 1.5 गुना लाभ नहीं मिलेगा तब तक कृषि जिंदा नहीं रह सकती। जी शास्त्री, अभी की स्थिति की अगर हम बात करें, 4 साल जो है खेती के लिहाज से, किसान के लिहाज से, पशुओं के लिहाज से हम कहाँ स्टैंड करती है गवर्नमेंट? 4 साल के वादे जो है उनकी बात करें या सरकार के अभी जो मुखिया के रूप में एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के प्रभुलाल सैनी साहब वो दावा कर रहे हैं कि किसान बहुत खुशहाल है, खेती के लिए हमने बहुत कुछ किया है, मैं वो जानना चाह रहा हूं। मैं इसी संदर्भ में आपको बताना चाहता, जब तक किसान को उसकी लागत का मूल्य नहीं मिलेगा तब तक किसान की खुशहाली ये केवल आंकड़े और स्वप्न बन के रह जाएंगे। जो कांग्रेस सरकार में परंपरा और चली आ रही थी आंकड़ों की, वही परंपरा अभी चली आ रही है। और जब तक इस आंकड़े के दावों को सच्चा मानते हुए और अपने सरकार के जो भी परंपरा अधिकारी है उनको विशेष बता करके किसान से जोड़ा जाएगा, तब तक किसान की दशा नहीं सुधरेगी, खेती की दशा नहीं सुधरेगी। यानी किसान को उसकी लागत मिले, लागत का 1.5 गुना जैसा कि किसान आयोग की रिपोर्ट में था वो मिले, तो बेरोजगारी, पशुधन, देश का अनाज देश में। तो आपका कहने का मतलब ये है कि हालात कोई बहुत ज्यादा सुधरे नहीं है, आप हकीकत कुछ और है और जो जुबानी बयान है उसमें कुछ अलग बात आ रही है। हाँ, जो व्यावहारिक कदम उठाए जाने चाहिए थे वो नहीं उठा पा रहे। चलिए भिंडा साहब के पास में जाऊंगा, मैं उससे पहले आरसी चौधरी साहब आपसे जानना चाहूंगा कि किसान की स्थिति को लेकर के दावा किया जा रहा है सरकार की तरफ से कि पहले किसान की स्थिति क्या थी, किसान दर दर की ठोकरें खाता फिरता था, चाहे यूरिया के लिए हो या फिर अपनी जो कभी भी अगर करंट से अगर किसी की मौत हो या अगर कहीं किसान को इस तरह की जो कुछ घटनाएं होती थी कि वो कभी भी अकाल मृत्यु का शिकार हो जाता, लेकिन सरकार ने उसका ख्याल किया, पशु और फसल दोनों का ध्यान रखा, उसका बीमा किया। पहली बार सरकार का दावा है कि पहली बार ऐसा है कि पशुधन जब ओलावृष्टि में उसका नुकसान हुआ तो उसकी भी भरपाई सरकार ने की है। योगेंद्र जी, निश्चित रूप से जो आप बात कर रहे हैं कि पहले अगर किसी किसान की अगर मृत्यु हो जाती तो या तो किसी प्राकृतिक कारण हो सकता था या फिर करंट लगने से हो सकता था, लेकिन राजस्थान प्रदेश के अंदर पहली बार किसान आत्महत्या पे मजबूर हुआ है इस 4 साल के दौरान। इस राजस्थान का किसान इतना सशक्त था, वो खेती के साथ में पशुधन पे दूसरा उसका साइड का जो काम था उससे अपना सर्वाइवल करता था, लेकिन आज वो आत्महत्या के अग्रसर है। तो इसकी वजह क्या हो सकती है? वो जितने जो तथ्य कह रहे हैं, जितनी जो बातें कर रही है भारतीय जनता पार्टी, तो भारतीय जनता पार्टी उन 80 किसानों की मौत की जवाबदेही क्यों नहीं लेती? उनके पीछे क्या कारण रहा कि उन्हें आत्महत्या का रास्ता अख्तियार करना पड़ा? और मैं तो ये कहना चाहता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री के खुद के संभाग के अंदर, माननीय मुख्यमंत्री के खुद के जिले के अंदर जुलाई के 1 माह में 6 किसान आत्महत्या करते हैं। माननीय मुख्यमंत्री के संभाग के अंदर किसान अपनी फसल को बेचने जाता है, लसन को, और उसके भाव को मंडी के अंदर बैठ के सुबह से शाम तक इंतजार नहीं कर पाता और उसकी लागत मूल्य के बराबर उसका पैसा ही नहीं मिल पाता, तो वहां पे वो अपने सपने छोड़ के और वहां पे फांसी के फंदे को गले में लगाता है। तो आखिर अगर भारतीय जनता पार्टी के इतने ही दावे सशक्त होते हैं तो माननीय मुख्यमंत्री जी क्यों ना अपने गृह जिलों के अंदर और संभाग के अंदर ही देख लेती, तो निश्चित रूप से शायद पता चल जाता। लेकिन जिस प्रकार से जो कृषि मंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी दोनों ही एक ही जगह से आते हैं, एक संभाग से, एक जिले से, उसके बावजूद आप इस प्रकार के जो बयान दे रहे हैं वो किसानों की मौत के ऊपर, और ऐसे बयान देना अपने आप में उनकी मानसिकता को दर्शाता है कि किसान के प्रति भारतीय जनता पार्टी की संवेदना भी नहीं रही है। चलिए बिंडा साहब आपके पास में आना चाहूंगा कि जो दावे सरकार के हैं, हमारे तीनों जो साथी बैठे हुए हैं वो खारिज कर रहे हैं। हालांकि इजराइल से जो तकनीक लेकर के जैतून की खेती में राजस्थान काम कर रहा है उसको एप्रिशिएट भी किया गया है, लेकिन हकीकत और दावे दोनों में काफी अंतर है। ये तो राजनीतिक आधार पर हम कुछ भी उत्तर देते हैं, लेकिन किसान के साथ तो आजादी के बाद से ही चला हुआ है और बजट के रूप में भी जब से जनता पार्टी गई है 80 के बाद ये लगातार बजट करती है।
बहुत चिंता का विषय है। लेकिन 4 साल में कुछ नहीं हुआ, इससे मैं सहमत नहीं हूँ। इसलिए सहमत नहीं हूँ कि एक तो मृदा कार्ड वाला जो एक धरती माता है उसकी भी क्वालिटी की जांच करने का पहली बार देश में क्या विश्व में हुआ, और उसके लाखों लोगों को कार्ड दिए गए। इसी प्रकार से पहली बार इन 4 साल में यूरिया का, DAP का भाव गिरा है, जबकि कांग्रेस शासन में एक बार राजस्थान का ही सांसद कृषि मंत्री था, तो एक साल में 4 बार खाद के पैसे बढ़े थे। पहली बार है जो उसके आधार पर। इसी प्रकार से सब्सिडी को भी युक्त बनाया गया है। इसी प्रकार से ब्याज दर को बढ़ाया गया है, क्योंकि किसान का भला तभी हो सकता है लागतों में कमी की जाए और प्राइस बढ़ाए। मैं इस बात से सहमत हूँ, प्राइस बढ़नी चाहिए, लेकिन इन 2 साल में जो बढ़ी है ना, अभी भी 100 रुपए बढ़े हैं, अभी 150 रुपए गेहूं के एक साथ। ऐसा भी टाइम था एक बार जब देश में 1.5 पैसा बनता ही नहीं, 1.5 पैसा बढ़ा, कुंटल 1 किलो का 1.5 पैसा बढ़ाया गया 76 में। किसान का 100 नहीं, केवल 50 रुपए से 67 रुपए किए गए। ऐसे तमाशे भी हुए। इस कारण से मोदी साहब कह रहे हैं, लेकिन मैं कैसे मानूं इस बात को कि उसने कुछ किया है। आप बताइए, हमारे यहाँ टेक्नोलॉजी को लाए, यही मान लो कांग्रेस का शासन, लेकिन क्या व्यवहारिक टेक्नोलॉजी आई क्या? आप हर एक आदमी को साहब, एक कॉलर हमारे साथ बीकानेर से जुड़े में, मैं एक बार जरा उनका एक सवाल ले लूं, वो क्या कहना चाह रहे हैं। जी बताइए, अपना सवाल बताइए सर। नमस्कार सर। सबसे पहले तो जन टीवी को मैं बधाई देना चाहता हूं कि जन टीवी ऐसे प्रमुख मुद्दों को उठा रहा है, ऐसे प्रमुख मुद्दे जो जनता के हित में है। सर मेरा सवाल ये फूलचंद बिंडा जी से है, बीजेपी सरकार से है कि ये 4 साल पूरे हो गए, सरकार पूरे करने जा रही है, लेकिन यहाँ तो अधिकारी ही जनता की नहीं सुनते हैं सर। कैसे काम होगा? यहाँ जनता मारी मारी फिरती है अधिकारियों के पीछे, और अधिकारी नहीं सुनते हैं जनता की। ये तो बड़ा मतलब संकट है साहब, हम तो बहुत पीड़ा में है साहब, क्या बताएं आपको। ये तो मेरा तो चलिए, आपका सवाल आया है, बिंडा साहब ने सुना होगा। बिंडा साहब, सरकार की नियत पे कोई सवाल नहीं है, लेकिन जो नीचे सिस्टम के फॉलो करने वाले लोग हैं, ब्यूरोक्रेसी या फिर कहें कि नीचे कर्मचारी, वो लोग जनता के सुनते नहीं है। जो जेन्युइन काम है उसके लिए भी किसान काश्तकार को भटकना पड़ता है। ये बीकानेर से एक कॉलर हमारे साथ जुड़े थे, उनका सवाल है, आपसे जानना चाह रहे थे। सिस्टम एक दिन में तो बिगड़ा नहीं, आजादी के 70 साल में लगातार बिगड़ता रहा, किसी ने ध्यान नहीं दिया। अब पुस्तक न राजनेताओं को न प्रशासन को है, टॉप लेवल बैठे लोगों को भी नहीं। अभी इस बात से सहमत हूँ, लेकिन इसको नियंत्रित तब किया जा सकता है जब जो नीचे का तबका है वो भी अपने स्वार्थ के लिए इस प्रकार से काम करा लेता है और बाकी लोगों को परेशान करता है, क्योंकि अपॉर्चुनिटी वो तो सीमित है। अब जैसे पिछले 4 साल से, क्या पिछले 10 साल से मान लो आप, किसानों को सब्सिडाइज आधार पर खाद भी दिया जा रहा है, एनी कट के रूप में, और बीज भी दिया जा रहा है। लेकिन कुछ प्रभावशाली लोग ले लेते हैं तो अधिकारियों को फिर दो देते हैं जो गरीब रह जाता है। लेकिन कभी ईमानदारी से किया गया क्या? सब लोग तो वो सीमांत काश्तकार हो गए। 2 बीघा खरीद करके 50 बीघा का फार्म तो दादा के नाम है, और बेटा 2 बीघा खरीद करके सारे अपॉर्चुनिटी ले रहे हैं। ऐसे हो रहे हैं धंधे सारे। वो बात ठीक है, लेकिन उसके लिए केवल प्रशासक को दोष देना, उसके लिए दोनों पक्ष दोषी है, मैं ये मानता हूँ इस रूप में। क्योंकि जहां भी अपॉर्चुनिटी मिलती है वो आदमी ले लेता है। आज सरपंच के घर लेकर जाता है हमारा ग्राम सेवक कृषि परिषद, उसको जाके पूछता है सरपंच से, वो कहता है 8 यहाँ रख दे। मैं एक दिन पूछा उनका, सरपंच जी आपने 8 टन के थैले ले लिया, आपने 1 बीघा नहीं बोला, डालकर दे दी। ये सिस्टम है, तो उसमें ऊपर का अधिकारी नीचे का अधिकारी क्या, सब जगह जब कोई मांग पड़ी हुई है, ये सिस्टम तो वो होना ही है। लेकिन चिटिंग हो रहा है, जिस आदमी के पास पहुंचना चाहिए। उसमें एक बार राजीव गांधी जी ने कहा भी था, 15 पैसे वही सारा सिस्टम। वो देखिए सच्चाई, हालांकि प्रतिपक्ष ने उस वक्त बहुत मखौल उड़ाया था उनका, लेकिन वो सच्चाई स्वीकार की थी उन्होंने। और मुझे तो लगता है कि अप्रिशिएट करना चाहिए कि कोई व्यक्ति ऐसे पद पे बैठ करके एक हकीकत को स्वीकार कर रहा है। चलिए, हमारे साथ झालावाड़ से लक्ष्मी नारायण जी जुड़े हैं, उनसे एक सवाल हम लेंगे। मुख्यमंत्री के यहाँ से हैं। जी लक्ष्मी नारायण जी, आप बताइए अपना सवाल। सवाल ये है कि सरकार जो है सोयाबीन और उड़द खरीदने का जो इन्होंने लगाया है, अब जैसे उड़द के रजिस्ट्रेशन कराए महीना भर हो गया, लेकिन कोई नंबर ही नहीं आता है। और पता है कि जो है उड़द की खरीद बंद कर दी है। तो ये
झालावाड़ की आप बात कर रहे हैं, झालावाड़ में तो मुझे लगता है कि वैसे ही अच्छी स्पेशल व्यवस्थाएं हैं। आप कह रहे हैं कि वहां पे उड़द के लिए एमएसपी तय किया गया, लेकिन उसके बावजूद भी अब खरीद नहीं हो रही है। बड़ी गंभीर बात है ये तो। खैर चलिए, आपके सवाल का जवाब मैं भिंडा साहब से दिलवाऊंगा, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकूंगा यहाँ पे। ब्रेक के बाद हम वापस लौटते हैं और आप बने रहिए हमारे साथ में। आपके सवाल का जवाब ब्रेक के बाद जरूर मिलेगा आपको। वसुंधरा राजे। खास खबर और हम बात कर रहे हैं राजस्थान सरकार के 4 साल पर। आज का हमारा एजेंडा है कृषि, एग्रीकल्चर के सेक्टर को लेकर के हम चर्चा कर रहे हैं। और मैं भिंडा साहब के पास जाऊंगा, लेकिन उससे पहले संदीप सीकर से हमारे साथ कॉलर जुड़े हैं, वो भी कुछ कहना चाह रहे हैं। जी संदीप जी, बताइए अपनी बात, क्या कहना चाह रहे हैं आप? मैं साहब ये कहना चाह रहा हूँ, आप जन टीवी पे प्रोग्राम चल रहा है, आपके बीजेपी वाले भी बैठे हैं। इन बीजेपी वालों से ये पूछना चाहता हूँ कि सीकर में जो आंदोलन हुआ, 4 आंदोलन किसानों के हुए, उसमें इन्होंने कहा 50,000 रुपए आपके हम कर्जमाफी करेंगे। कोई तकनीकी अब तक तो इनकी समिति गए या फिर दोबारा जुड़ेंगे, जब हम आपका सवाल जरूर लेंगे। भिंडा साहब, झालावाड़ से जो कॉलर थे उनका साफ कहना था कि आप एक समर्थन मूल्य तो तय कर देते हैं, लेकिन उसमें खरीद तो होती ही नहीं है, महज औपचारिकता। जो बातें कह रहे हैं कि हकीकत कुछ और है, दावे कुछ और है। ये कॉलर जो हमसे जुड़ रहे हैं और वो कह रहे हैं, उस हद तक वो सही कह रहे हैं। हमेशा किसान को क्यों दबाव देना पड़ेगा? परचेजिंग शुरू करें, परचेजिंग शुरू करने के बाद उसमें क्वालिटी की बात आ जाती है। और जब वो राशन की दुकान पर जाता है क्वालिटी, तब वहाँ वो खरीदने लेने के लिए तैयार नहीं, इतना गंदा जाता है। बाकी इसमें कोई घालमेल है। इस बात के रूप में एक स्थायी सिस्टम बनना चाहिए किसान, जैसे अमेरिका में स्थायी सिस्टम बनना चाहिए परचेजिंग का और प्राइस प्रोटेक्शन का। जो मामला है, ये सपोर्ट प्राइस है, ये स्थायी व्यवस्था बने और उस पर केंद्र पर देखें, केंद्र पैसे भेजेगा, दुकान करेंगे, दुकान आज 5 खोल दी, कल 15 खोलेंगे, फिर 20 खोलेंगे। वास्तव में हकीकत में ये स्थायी व्यवस्था बननी चाहिए किसान को अगर प्रोटेक्ट करें, वरना ये तो लुटता रहेगा। 2 रुपए प्याज 2 रुपए आते समय तक हमने रोका नहीं, लेकिन 80 रुपए जाते समय रोका नहीं। जी, लेकिन तमाम जो आरोप यहाँ जो लग रहे हैं प्रेस ब्रीफिंग के दौरान भी, और जब जन टीवी ने खास बातचीत की थी प्रभुलाल सैनी जी से, तो हम जो चर्चा कर रहे हैं वो सबको खारिज कर रहे हैं। कह रहे हैं किसान बहुत खुशहाल है, आज के किसान की स्थिति जो है बहुत बेहतर है और किसान बिल्कुल किसान है। लेकिन इस बात का कोई जवाब नहीं है। वो मेरा भी सवाल है, जो धर्मवीर जी का सवाल है कि डॉक्टर बेटे को डॉक्टर बनाना चाहता है जी, लेकिन किसान अपने बेटे को किसान नहीं बनाना चाहता। चलिए, शाहपुरा भीलवाड़ा से हमारे साथ रमेश जी जुड़े हैं। जी रमेश जी, बताइए, अपना सवाल बताइए। हमारा साहब सवाल है, पक्ष और विपक्ष दोनों से है कि साहब किसानों को लेकर सत्ता सरकार जो प्रदेश की है 4 साल पूरे कर रही है, लेकिन किसानों के लिए जो घोषणाएं हुई थी, वो जो पैसा है, जो कर्जा है, या फिर जो किसानों को अनुदान दिया जाता है, वो तो मौके पे मिलता ही नहीं है। ना इनके पटवारी जाते हैं, बड़ी स्थिति है, अधिकारी सुनते नहीं हैं, तो ना तो इनके अधिकारियों पर लगाम लग पा रही है और ना ही इनके जनप्रतिनिधि हैं वो कुछ कर पा रहे हैं। क्या है जवाब? जी भिंडा साहब, आपसे भी है, राशिद चौधरी साहब, दोनों से उन्होंने जानना चाहा है कि सरकारें बदल जाती हैं लेकिन हालात नहीं बदलते हैं। नीचे सरकार ऊपर कुछ भी कहती है, घोषणा करती है, लेकिन नीचे का जो हमारा सिस्टम बना हुआ है वो उसे बिल्कुल फॉलो नहीं करता और किसान परेशान होकर के और उस उम्मीद को छोड़ करके घर बैठना ज्यादा ठीक समझता है। चौधरी साहब, मैं आपसे भी जानना चाहूंगा, भिंडा साहब से भी जानना चाहूंगा, ये कोई पीड़ा है कोर्ट क्या उन्होंने दोनों से कि मैं हमारे दोनों साथी बैठे हुए हैं बीजेपी और कांग्रेस के, मैं इनसे जानना चाहता हूं कि यह स्थिति सुधारने के लिए चर्चा क्यों नहीं होती है? योगेंद्र जी, मैं बताना चाहूंगा, जब 2013-14 के अंदर जब लास्ट में यूपी सरकार का अंतिम वर्ष था, उस टाइम हम 9300 करोड़ रुपए का गेहूं का निर्यात किया। वो निर्यात तब हुआ जब किसानों का जो उत्पादन हुआ उस उत्पादन को हमने खरीदा। गत वर्ष के अंदर 110.07 लाख टन गेहूं का उत्पादन हुआ और उसमें से 7.09 लाख टन का सिर्फ खरीद होती है एमएसपी पे। तो उसका 130
3 लाख टन से ज्यादा जो गेहूं है वो बाजार भाव पे उसको छोड़ दिया जाता है। वो आड़तियों के बिचौलियों के भरोसे के वो है। साहब एक किसान और जुड़े हैं, आपकी इजाजत हो तो मैं उनको ले लूं। सीकर से राजकुमार जी हमारे साथ में जुड़े हैं। जी राजकुमार जी। नमस्कार सर। सर मेरा क्वेश्चन है कि सीकर में जो अभी हुआ था ना आंदोलन, उसके अंदर सरकार ने 50,000 का कर्ज माफ करने की घोषणा करी थी, तो वो 50,000 रुपये माफ करेंगे नहीं करेंगे या पब्लिक को बेवकूफ बना रहे हैं ये? और मंत्री जी कह रहे हैं कि मेरे तो पैसा दे ही नहीं सकता। तो पहले क्या बोलते हैं और बाद में उनका मंत्री क्या बोलता है, तो इनके मुंह में लगाम नहीं है क्या? राजकुमार जी, लेकिन आपका क्या मानना है वहाँ पे अभी क्या लोगों में चर्चा क्या रहती है कि कर्जा माफ होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? नहीं होना चाहिए, जब तो आंदोलन किया हमने। जब चलिए बिल्कुल भिंडा साहब से जवाब दिलवाऊंगा मैं। इनके क्षेत्र में भी बहुत सारे काश्तकार हैं जो 50,000 रुपए के माफ कराने के लिए काफी इस वक्त जिद्दोजहद में फंसे हुए हैं। मुझे उम्मीद थी कि शायद को देख रहा होगा, ये सवाल जरूर आएगा। जी चौधरी साहब, आप अपनी बात शॉर्ट में थोड़ा सा, नहीं तो फिर हम शॉर्ट में इतना सा जो बात कही हुई उन्होंने, बात जरूरी ये है कि किसान का जो उत्पादन हो रहा है उसकी लागत तो कैसे कम की जा सकती है, उस किसान को हम कैसे उसको ऐसी अपॉर्चुनिटी दें वो ज्यादा एग्रीकल्चर की तरफ डाइवर्ट हो, और जो उसकी फसल का उत्पादन होता है वो उसका उत्पादन जो आपने एमएसपी तय कर रखी है उस पर क्यों नहीं उसकी पूरी खरीद हो। ये मैंने आपके आंकड़े के साथ में रखा कि हमने इतना निर्यात किया है और यहाँ पे जो स्थिति है वो ये है 103 लाख टन अगर आपको बिचौलियों के भाव पे छोड़ दिए जाते हैं तो फिर उस एमएसपी का क्या होगा, क्यों निर्धारण किया गया और क्यों वो उसके बीच पे जाके वहां पे मंडी के अंदर नंबर नहीं आ रहा, ये क्लोजर करा एक महीने तक नहीं आ रहा। तो अगर ऐसी स्थिति होती तो देना चाहिए था जवाब। बिन्ना साहब, ये वो सीकर से जो जुड़े थे राजकुमार जी, उनका सवाल आपने भी सुना होगा कि 50,000 रुपए का कर्ज माफ करने की सरकार के साथ जब किसानों का डायलॉग हुआ था तो कुछ उम्मीद करें कि इसे खारिज करें? योगेंद्र जी, निश्चित तौर पर लोन माफ होगा। सरकार ने कुछ टोली भेजी भी है दूसरे प्रदेश में, किस सिस्टम से किया है वो निश्चित होगा। लेकिन व्यक्तिगत तौर पर मैं इस बात से कतई सहमत नहीं हूँ कि माफ किया जाए। माफ उनका होता है हमेशा जो डिफाल्टर होता है, तो अपना ईमानदारी से देता है उसको रिलीफ नहीं होता। इस कारण से मैंने आग्रह भी किया मैडम से कि अब के इस प्रकार का सिस्टम करो कि चुका दिया तो भी उसको रिलीफ नहीं, वरना ये केवल जो चला करके बदमाशी करते हैं। और मैं इस पक्ष का हूँ, मूल अगर रुकता है तो किसान को लोन नहीं मिलता, ब्याज माफ किया जाए, ब्याज में और सब्सिडी दी जाए, इसके पक्ष में हूँ। लेकिन ये लोन माफ वाला सिस्टम चला रहे तब से वास्तव में पंगु है। ये व्यक्तिगत बता रहा हूँ, मेरी पार्टी का स्टैंड है, स्पष्ट है, हम लोन माफ करेंगे, कमेटी बनाइए। लेकिन इस प्रकार का जो सिस्टम लाया जा रहा है ना, ये कोई फ्रूटफुल नहीं है। वो ये जो आपने दरवेजी उठाया था ना किसानों की खेती, लेकिन वोट भी तो जरूरी है भिंडा साहब, वोट भी तो जरूरी है। ये वोट उनका डिफॉल्ट राजनीतिक दलों के लिए ये भी तो देखना होगा कि वोटर कैसे अपने पक्ष में आ सके। जैसे सब्सिडी डाली मोदी जी ने, सब्सिडी डाली उसकी अपने रसोई की, ऐसे सब्सिडी डालनी चाहिए जो गरीब को हकीकत में लाभ मिलेगा। इनसे लाभ नहीं मिलता। जो सिलेंडर 850 का बिक रहा था, ब्लैक में 1,000 का बिक रहा था, वो नीचे 650 पर आ गया। तो इसमें सारा सिस्टम एज ए होल हमारे आयोग बनते, जैसे आपने स्वामीनाथन आयोग की 91% हमने कर दिया। एक विषय जो डेटा होना चाहिए, डेटा होना ही चाहिए एग्रीकल्चर को प्रोटेक्ट करने के लिए। केवल एग्रीकल्चर प्रोटेक्ट नहीं होता, एग्रीकल्चर प्रोटेक्ट होने का मतलब है 50% वापस गाँव, गरीब, पशुधन, दूध, ये सब्जियां, ये सारी प्रोटेक्ट होती है इसके कारण। इस पर किसी का है ही नहीं। 6% आप बजट का देकर करोगे क्या, क्या विकास कर लोगे? इस कारण से एज ए होल उस पर किया जाना चाहिए, ये मेरी मान्यता है। धर्मवीर जी, आप कुछ कह रहे हैं? चौधरी साहब, योगेंद्र जी, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो मंत्रिमंडल के समूह ने बैठ के किसानों के साथ में जो समझौता किया और उन्होंने कहा कि 1 महीने के बाद में 50,000 का हम कर्जा माफ कर देंगे। 1 महीने तक तो इन्होंने कमेटी नहीं बनाई और जमाना ने मुख्यमंत्री के गृह जिले के अंदर जब किसान न्याय यात्रा 100 किलोमीटर की निकाली, उसके बाद में कमेटी का गठन हुआ और उस कमेटी को गठन करने के बाद में केरल में भेजते हैं जहां पे उनकी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। उत्तर प्रदेश में जाके कर लेते। आज 2 महीने के बाद में उसकी रिपोर्ट आ गई और रिपोर्ट आने के बाद में कृषि मंत्री जी ये कह रहे हैं कि ये मेरा विषय नहीं है, ये उस कमेटी के जो चेयरमैन है राम प्रताप जी, डॉक्टर राम प्रताप जी, उनसे पूछिए। तो ये भारतीय जनता पार्टी कहीं कोई मानसिकता नहीं है और इस सीधे पे कहीं ना कहीं इसका लाभांश लेने की बात हो रही है। फिर हमारे साथ में कॉलर जुड़े। जी जी, बताइए, अपना सवाल बताइए।
एग्रीकल्चर से संबंधित पूछना था सर। आप बताइए। उसमें क्या है, खेत है, मतलब उसमें मतलब हमारे उसमें गेहूं बोते हैं हम, तो उसमें क्या है, मतलब एक पालक, जो पालक बोलते हैं ना अपने, पालक, वो उगता है उसमें हमेशा सर। हाँ हाँ, वो क्यों उगता है? देखिए, ये एक उस तरह की समस्या है, बिल्कुल आपकी समस्या है और आप उम्मीद करके हैं। यहाँ दरअसल कोई ऐसा एग्रीकल्चर साइंस का कोई वैज्ञानिक नहीं है, लेकिन मैं आपको जानकारी देना चाहूंगा कि आपके जिला मुख्यालय पे एग्रीकल्चर सेंटर्स जो खुले हुए हैं, आप उसमें जरूर संपर्क करें। नहीं तो आप हमारे इस पे चैनल पे एड्रेस चल रहा है, आप हमें एक पत्र लिख दीजिए, हम आपकी बात का सॉल्यूशन जयपुर से क्या हो सकता है इसमें हम आप तक जरूर जवाब पहुंचाएंगे। आप उम्मीद रखिए, भरोसा रखिए। यहां अभी कोई जवाब नहीं दे पाएगा, लेकिन आपका सवाल है, आपकी परेशानी है, हम समझ सकते हैं। आप जिला मुख्यालय पे या तहसील मुख्यालय पे जो एग्रीकल्चर सेंटर्स खुले हुए हैं सरकार के, वहां जो कृषि वैज्ञानिक बैठे हुए हैं, ऑफिसर्स बैठे हैं, वो शायद आपकी समस्या का हल जरूर कर सके। धर्मवीर जी, आपके पास में आना चाहूंगा। मैं स्वराज संकल्प पत्र बीजेपी ने जारी किया था, कई चीजें इसमें ऐसे छोटी छोटी ली थी, और मैं तो कहना चाहूंगा कि एक बहुत लंबी जो बिंदु हैं वो एग्रीकल्चर सबसे ज्यादा 46 बिंदु शायद इन लोगों ने स्वराज संकल्प पत्र में दिए थे। कृषक सुरक्षा अधिनियम उसमें सबसे बड़ा एक एजेंडा था। दूसरा कहा था कि राजस्थान मुख्यमंत्री काश्तकार सहभागिता योजना हम लेकर के आएंगे, एक लगान को लगा करके कि उसका रिव्यू करेंगे हम, ये बात भी। ऐसे बहुत सारी चीजें कि कम पानी में ज्यादा खेती हम कर सकें, फसल बीमा योजना को और सहज बनाएंगे, कृषि क्षेत्र में रोजगार के अवसर उपलब्ध कराएंगे, कुछ ऐसी चीजें हैं। आप खुद भी बहुत अच्छे से देखते हैं, बहुत सारे ग्राम और इनमें जाकर के भी आए हुए हैं। कहाँ स्टैंड करता है जी मैनिफेस्टो? देखिए, एक बात कहूंगा, आपके सवाल के बाद में जवाब दूंगा। पिछले दिनों 3-1 साल पूर्व की बात है, एक पार्टी का जो किसान मोर्चा है उसका राजधानी जयपुर में एक अधिवेशन हुआ, उसमें मुझे जाने का अवसर मिला। तो मैंने जब वहां पहुंचा तो बहुत सारी लग्जरी गाड़ियां खड़ी थी, तो मैं देखकर प्रसन्न हो गया कि साहब किसान तो बड़ा समृद्ध हो गया है, इतनी बेहतरीन गाड़ियों में बैठकर आया है। मैं अंदर गया, उसका उद्घाटन समारोह समाप्त हो गया। लंच पर मैंने कुछ किसान नेताओं से बात की। दरवीर जी, 1 मिनट के लिए मैं रोकूंगा आपको। चित्तौड़गढ़ से घनश्याम जी जुड़े हमारे साथ में। जी घनश्याम जी, बताइए, अपनी बात बताइए आप। सर, मैं किसानों में ये मैं बोलना चाहता हूँ सर, हमारे जो किसानों के अनाज का भाव एमएसपी बिल्कुल मिलते नहीं है जी। लेकिन अब मैं एक बात जानना चाहूंगा घनश्याम जी आपसे, यहाँ पे जो सरकार एमएसपी तय करती है और मंडियों में जो दावा की जा रहा है कि आपकी फसल वहां खरीदी जा रही है, वहां पे भी कुछ गड़बड़ है क्या? हेलो, आप घनश्याम जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? नहीं तो सरकार खरीद देती थी किसानों का। चलिए, आपकी बात लेकिन हम तक पहुंच गए कि एमएसपी के ऊपर जो फसल है वो नहीं खरीदी जा रही है। ये दूसरा सवाल हमारे पास में आया है झालावाड़ और चित्तौड़गढ़ से। आपकी बात का जवाब भिंडा साहब देंगे, बहुत ही गहराई से आपकी बात को सुना है उन्होंने। जी धर्मवीर जी। तो जब उद्घाटन समारोह के बाद जलपान चल रहा था तो मैंने कुछ किसान नेताओं से पूछा, गर्मी का मौसम था, तेज गर्मी हो रही थी, मैंने पूछा भाई अभी रबी की फसल बोई जाएगी या खरीफ की फसल बोई जाएगी? तो इस सवाल पर 3-4 जो किसान नेता थे उन्होंने मौन धारण कर लिया। वो ये तय कर नहीं कर पाए कि रबी में कौन सी बोई जाती है, खरीफ में कौन सी बोई जाती है। एक अच्छे से किसान नेता थे, उनसे मैंने फिर प्रश्न किया कि भाई साहब अभी गर्मी का मौसम है, बरसात आएगी, इसके बाद कौन सी फसल बोएंगे? इसका किसी के पास, अधिकांश लोग ऐसे थे जो इस सवाल का माकूल जवाब नहीं दे पाए। अब इससे पता लगता है कि कौन किस प्रकार के लोग हमारी नुमाइंदगी कर रहे हैं, जो ये नहीं पहचानते कि रबी में कौन सी बोई जाती है, खरीफ में कौन सी बोई जाती है। इसके साथ एक दूसरा सवाल मैं बताऊंगा कि आज देश को आजाद हुए लंबा समय हो गया है। जो किसान अपना उत्पादन करता है वो विक्रेता है, मंडी में लेकर जाता है, लेकिन उसकी वस्तु एवं सेवाओं का निर्धारण एक क्रेता करता है। कोई बात नहीं, वो लेके गया 2 बोरी अनाज की, तो कीमत तय हो गई, क्रेताओं ने कीमत तय कर दी कि 50 रुपए किलो है आपका। उसने पैसे जेब में रखे, बाहर आया, उसे वहीं से 2 किलो चीनी लेनी है, तो उसकी कीमत का निर्धारण किसको करना चाहिए? यदि पहले वाले नियम को हम लागू करेंगे तो क्रेता को करना चाहिए, क्योंकि पहले उसने सामान बेचा अपना, तो क्रेता ने कीमत निर्धारित की है। लेकिन जब
वहीं पर जब 2 किलो चीनी लेगा तो उसकी कीमत का निर्धारण विक्रेता करेगा। और यही किसान के सामने सबसे बड़ी समस्या है कि वो कितना ही अन्न का उत्पादन कर ले, सब्जियों का उत्पादन कर ले, उसका जो कीमत का निर्धारण है वो हमेशा एक क्रेता करता है। लेकिन जब वो खुद क्रेता बनता है और यही एक ऐसा सेक्टर है जिसके अंदर सिस्टम जो है वो उल्टा है, उल्टा सिस्टम है। अब जैसा आपका जो मूल सवाल था उस पर मैं कहना चाहूंगा कि यूरिया की एक दौर में बड़ी क्राइसिस होती थी। एक ऐसा दौर था जब यूरिया पुलिस थानों में बिकता था। बिल्कुल बिल्कुल। एक ऐसा दौर रहा है जब यूरिया ब्लैक में बिकता था। यूरिया प्राप्त करना सबसे बड़ी उपलब्धि मानी जाती थी किसान की। लेकिन केंद्र में मोदी जी की सरकार आने के बाद उसमें यह परिवर्तन आया है कि जो यूरिया को नीम कोटेड किया है उससे, इसमें मेरा ऑब्जेक्शन है धर्मवीर जी। बात सुन लीजिए धर्मवीर जी। एक भीलवाड़ा से और एक भीलवाड़ा से एक कॉलर है। हाँ, अपनी बात कहिए साहब, आप भी बताइए। सर, मैं रायपुर से मुकेश शर्मा निवेदन कर रहा था। जी मुकेश जी। रायपुर विधानसभा क्षेत्र में काश्तकारों की एक सबसे बड़ी समस्या है। क्या इनको जो काश्तकारों को जो बिजली दी जाती है, कृषि संबंधी जो बिजली दी जाती है, उनको क्या रात में सप्लाई दी जाती है? तो उससे काश्तकारों को सबसे बड़ी समस्या होती है कि जो जहरीले जंतु है वो उनको काटते हैं और उनसे दर्दनाक उनकी मौत हो जाती है काश्तकारों की। तो अगर काश्तकारों को अगर दिन में बिजली दी जाए तो ऐसे हादसे नहीं होंगे और जो काश्तकारों की जो जान जा रही है वो बच जाएगी। बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल भी और आपका सुझाव भी है, दोनों है इसमें। बहुत अच्छी बात है, शुक्रिया आपका। जी धर्मवीर जी। जो नीम कोटेड होने से यूरिया की उसका भली प्रकार से वितरण होने लगा, किसान को मिलने लगा और उसका ठीक प्रकार से कृषि में प्रयोग किया जा रहा है। दूसरी बात आपने पूछा कि क्या कम पानी में अपन फसलों का उत्पादन कर सकते हैं। ऐसी कोई तकनीक अभी तक विकसित नहीं हुई, हालांकि विकसित होनी चाहिए थी। हम निरंतर प्रगति कर रहे हैं, हम दुनिया के सबसे प्रगतिशील देशों में शामिल हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जो हमारा जो फोकस एरिया है उसमें किसान शामिल नहीं है। अपन जैतून में कर सकते हैं, जो इजराइल से जो हम तकनीक लाए हैं उसमें खजूर का उत्पादन कर सकते हैं, उसमें थोड़ा बहुत हमने प्रयोग शुरू किया है। लेकिन मैं सत्तारूढ़ पार्टी के विधायक जो बैठे हैं इनसे निवेदन करूंगा कि उसको आम आवाम तक, आम किसान तक पहुंचाया जाए। जब तक किसान तक नहीं पहुंचेगा तब तक वो रबी व खरीफ की फसलों में उलझा रहेगा। और कई स्वामीनाथन आयोग ने भी अपनी सिफारिश में कहा है कि किसान को पलट पलट कर फसलों का उत्पादन करना चाहिए, क्योंकि सब्जियां हैं, फल हैं, जब तक वो इनको नहीं उपजाएगा उसकी तकदीर समझ नहीं सकती। जैसा आपने प्रोसेसिंग की बात की, अब राजस्थान में किसान भी प्रोसेसिंग की और अग्रसर हुआ है, लेकिन भारत एक गांव का देश है, भारत गांव में बसता है, तो गांव में इतनी फैसिलिटीज नहीं है कि किसान वहां तक जाकर जिला मुख्यालय पर आकर प्रोसेसिंग का यूनिट को डेवलप करे। लेकिन अभी जो एग्रोटेक हुआ है उसमें कुछ नई पहल शुरू हुई है, लेकिन इस पहल को किसान तक पहुंचाने की जिम्मेदारी सरकार की है। आपने 3 एग्रीटेक राजस्थान की धरती पर किए हैं और मुझे तीनों में भाग लेने का अवसर मिला और मैं कहना चाहूंगा कि एक प्रोग्रेसिव कदम था, लेकिन वो प्रोग्रेसिव कदम केवल फाइलों में, अखबारों की कतरनों में, टीवी की ब्रीफिंग में नहीं रहे, वो किसान को लाभ मिले ऐसा प्रयास किया जाना चाहिए। जी चलिए चौधरी साहब, मैं ये कह रहा था, धर्म जी ने जो कहा कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने पहली बार ये जो नीम कोटेड जो यूरिया किया, NFL की जो साइट है उस साइट पे जाके देखिए नीम कोटेड यूरिया का उत्पादन कब हुआ। 2010 और 11 के अंदर नीम कोटेड यूरिया का उत्पादन शुरू हुआ और बठिंडा की यूनिट से सबसे पहले नीम कोटेड यूरिया का उत्पादन शुरू हुआ। 2014 में जब यूपी की सरकार जब लास्ट में थी तब 10 लाख टन का उत्पादन यूरिया का, नीम कोटेड यूरिया का हमने किया। आज जो 17 के अंदर नीम कोटेड जो यूरिया है वो 35 लाख टन यूरिया का आज उत्पादन हो रहा है। कोई भी यूनिट जब आप स्टार्ट करते हैं उसका प्रोडक्शन तो आपको इंक्रीज करना पड़ेगा। आज भी जो डिमांड है वो 250 लाख टन की है, 250 लाख टन की नीम कोटेड यूरिया की जरूरत है। तो इस चीज को सिर्फ ये मैनिपुलेशंस करना, इस चीज की सोच किसने रखी, 2010 के अंदर कौन इसकी शुरुआत की और कहां पे शुरू की, इसलिए मेरे को इसको थोड़ा सा उनके कुछ जोड़ना था, बाकी ऐसा नहीं है। सरकारें होती है वो कमिटेड होती है किसी भी चीज के लिए। दूसरा, जब इन्होंने कहा कि उन्होंने गवर्नमेंट के लिए जो इरिगेशन का जो प्रयोग किया, इरिगेशन चाहे कैनाल से हो या कहीं पे, हमारे पास इरिगेशन का जो स्ट्रक्चर हुआ फ्लड इरिगेशन का सिस्टम रहा और उसमें हमने पानी का कंजप्शन ज्यादा किया।
स्प्रिंकलर का है, ड्रिप इरिगेशन का सिस्टम है। इस सिस्टम की तरफ अगर किसान को ले जाना था तो हमारे पानी की बचत होती और वो पानी के दोहन को भी कहीं ना कहीं रोकता। लेकिन किसान जो पहले जो आरसी साहब, आपसे एक छोटा सा सवाल है। लगातार सत्ता पक्ष से आरोप लगाता रहा है कि अभी आपने भिंडा साहब को भी सुना था कि एक दिन में ऐसे हालात नहीं बदल सकते। नीचे का जो स्ट्रक्चर है, जो इम्प्लीमेंटेशन की जिम्मेदारी जिन कंधों पर है, वो पहले से ऐसे करप्शन में डूबा हुआ है, तो उसको सुधारना वक्त लगेगा। दूसरी बात, आप लोगों को ऐसा मलाल है कि आपको लंबा समय मिला है कांग्रेस को शासन करने का राजस्थान में, जो आज भी ये इस बात की टीस हो कि वास्तव में हम ये काम नहीं कर पाए, काश ऐसा कर पाते तो वोटर एक अलग बात है, लेकिन हमें आत्मसंतुष्टि मिलती है कि वास्तव में किसान के लिए हमने ये किया है। देखिए, भिंडा साहब ने जो भ्रष्टाचार की जो बात स्वीकार की, जो बीज के वितरण की जो बात स्वीकार की, और भिंडा साहब का व्यक्तित्व एक ऐसा है कि वो उस बात को सत्यता की बात को स्वीकार करते हैं। हमारा सिस्टम बिगड़ा हुआ था, तो आप सत्ता के अंदर, इससे पहले राजस्थान के अंदर बहुत से लंबे टाइम आप भी सत्ता में रहे और उसके बाद में 4 साल में रहे। इसका मतलब आपकी जो शासन की जो असफलता है वो तो कहीं ना कहीं स्वीकार कीजिए। 4 साल के बाद में अगर आप भ्रष्टाचार को नहीं रोक पाते और डिजिटलाइज इंडिया की बात करते हैं, तो ये अपने आप में सिद्ध करता है कि आप इस इंडिया को डिजिटलाइज नहीं बना पाए। आज अगर 4 साल के बाद में भ्रष्टाचार उससे ज्यादा खड़ा है तो इस बात को आप स्वीकार किया, उसके लिए हम शुक्रगुजार हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं, इस देश के अंदर 2.59 हेक्टेयर जो कब स्वीकार किया कि आपसे ज्यादा बढ़ गया? बढ़ जाना या नहीं बढ़ जाना, या बढ़ा या नहीं बढ़ा, आज किसानों के मुद्दे पर जब सार्थक आप डिबेट को लेके जा रहे हैं तो हम उस बात को डिबेट नहीं करना चाहते। और मैं इनकी व्यक्तिगत तौर पे भी सम्मान करता हूं भिंडा साहब का, क्योंकि उनकी कहीं ना कहीं इमेज ये है कि चाहे अपने दल में भी अगर कोई बात रखते हैं तो वो किसान हक की बात रखते हैं, इसलिए उस बात का हम सम्मान करते हैं उनका। हाँ जी जी, मैं एक बात कहना चाह रहा था कि आज किसान बड़े असमंजस के दौर में है। जैसे अपने दोनों पॉलिटिकल जो मेजर पार्टियां हैं किसी मंच पर बैठते हैं तो आपस में खो खो खेलने लग जाते हैं कि आपने ये नहीं किया और हमने नहीं किया, हम करते रहे, आपने नहीं करने दिया। यदि अपन 60 का दशक देखें तो एक हरित क्रांति हुई थी, आप साथ में बैठे हैं, 60 से 70 के दशक में हरित क्रांति से यूरिया बाजार में आया, लोगों को प्रेरित किया गया। एक सवाल ले लो, वैसे तो समय नहीं है, आखिरी कॉल लूंगा मैं। फेफाना से एक हनुमानगढ़ से एक कॉल आई है जी। हेलो, हाँ जी, मैं सर ये पूछना चाहता हूँ, बताइए अपना सवाल बताइए। हाँ जी, नोटबंदी के दौरान माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी ने किसानों का 2 माह का जो ब्याज है वो माफी की घोषणा की थी सर, वो कब लागू होगी? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। बताएंगे भिंडा साहब इस बात को, क्योंकि इनके भी किसान जरूर इस बात को पूछते होंगे। जी धर्मवीर जी, शॉर्ट में बताइए कि 60-70 के दशक में जो हरित क्रांति का दौर आया, किसानों ने परंपरागत खेती किसानी को छोड़कर यूरिया वाली खेती शुरू कर दी। उसका परिणाम ये रहा कि देश में कैंसर रोगी, विभिन्न प्रकार के रोगियों की संख्या बढ़ गई और किसान लोग डरने लग गए हैं, कहीं हम उसको खाएंगे तो कैंसर नहीं हो जाए। विभिन्न असाध्य बीमारियां मनुष्यों को जकड़ लिया, अस्पताल भरे हैं। अब एक दूसरी सरकार है, वो ये कहती है जैविक खेती की ओर बढ़ो। तो किसान क्या करे? वो परंपरागत खेती करे, जैविक खेती करे या आधुनिक खेती करे? वो बेचारा पिसा हुआ है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। सरकार जो आती है वो अपना पक्ष रखती है। इसी प्रकार मैं एक दूसरी बात कहना चाह रहा हूं कि राजस्थान में भी एक कृषि का अलग से बजट पेश होना चाहिए। मध्य प्रदेश में हो रहा है, आपके छत्तीसगढ़ की सरकारों ने किया है, मैंने भी आपकी सरकार से निवेदन किया था कि जब तक आप कृषि का अलग से बजट पेश नहीं करोगे, एक कृषि सचिवालय बनना चाहिए जिसमें किसानों की समस्याएं एक मंच पर एकत्रित हो जाए, एक मंच पर दूर हो जाए। आप उद्योगपति के लिए तो एकल खिट की योजना शुरू कर देते हो, उद्योगपति को दिक्कत नहीं आए, उद्योगपति के लिए तो आप सर्वस्व न्यौछावर करने के लिए तैयार हो, किसान के लिए आपका मन नहीं बनता है। यदि आप किसान के लिए कृषि कैबिनेट शुरू कर देंगे, किसान के लिए अलग बजट शुरू कर देंगे, तो मुझे लगता है कि इससे किसान की कहीं न कहीं उजली तस्वीर सामने आएगी। किसान की जो दर्दनाक बदहाल स्थिति है, इसमें सुधार होगा। जी शास्त्री साहब, आपके पास में आना चाहूंगा, समय बहुत कम है, लेकिन क्योंकि आप काफी डीपली चीजों को देखे हुए, कुछ एक लोगों की जो बातें थी, किसान का ये कहना है कि उम्मीदें उसकी बहुत हैं, लेकिन वास्तव में जो सपने दिखाए जाते हैं उससे वो पूरे नहीं हो पाते हैं। ये कहें कि सपने टूटते नजर आते हैं। जो कॉलर्स हमारे पास में है, चलिए मैनिफेस्टो को छोड़ें, मंत्री के दावे को हम छोड़ें, लेकिन जो पीड़ा किसान जाहिर कर रहे हैं, चाहे एमएसपी की बात हो, चाहे अनाउंसमेंट कुछ की हुई है उनकी बात हो, वो पूरी नहीं हो पा रही है। मैंने पहले भी कहा था, जब तक किसान को उसकी लागत का उचित मूल्य नहीं मिलेगा, यानी कि वो भी विक्रेता की तरह, जैसे दुकानदार तय करता अपनी रेट, वो भी तय करने वाला बनेगा जब तक उसके दिन जो अपन तो माने कि जैसे कर्मचारियों के लिए 7 वेतन आयोग बने और 7 की सिफारिश स्वीकार हो गई। किसानों के लिए एक किसान राष्ट्रीय किसान आयोग बना, उसकी रिपोर्ट आ गई।
अगर वो एक लागू हो जाती, जैसे बिंडा साहब ने कहा, कृषि मंत्री जी कहते हैं हमने 80 मान ली, 91 मान ली, आप तो एक ही मान लीजिए, लागत का 1.5 गुना ये न्यूनतम समर्थन मूल्य तय हो और उसकी खरीदी गारंटी सरकार दे, साल भर खरीद जारी रहे। ये मैनिफेस्टो में भी आप योगेंद्र जी 20 फरवरी 2015 को केंद्र की सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हल्फनामा देके कह दिया कि हम ये जो लाभांश मूल्य है 1.5 गुना फसल का नहीं दे सकते, 50% लाभांश नहीं दे सकते। 2006 में आ गया मनमोहन सिंह। मैं ये कह रहा हूँ कि सरकार ने कहा, सरकार ने लिखित में कह दिया, मनमोहन सिंह जो मैनिफेस्टो में जो लेके बात कही, उस बात को जो बात कह रहे हो उसके अंदर उन्होंने मना कर दिया, उसको मना कर दिया। सरकार ने जिस बात को कहा, सरकार के मुखिया ने जिस बात को कहा, उसको कहने के बाद में उसने कर दिया। और एमएसपी बिंडा जी मैं कहना चाहता हूँ 4 साल के अंदर, अरे 50 हमने प्रति वर्ष 8 से लेके 12%, 8 से लेके 12% एमएसपी बढ़ाया। आपने 3 से लेके 4% बढ़ाया, 3 से लेके 4%, और 16-17 में तो बढ़ाया ही नहीं आपने। 16-17 में तो एमएसपी का 1 रुपया नहीं बढ़ाया, अब आपने लास्ट में जाते जाते बढ़ाया। एमएसपी आपका 3 से 8% चैलेंज के साथ कहता हूँ, दावे के साथ में कहता हूँ 3 से 8% हाईएस्ट हमने बढ़ाया, 8 से 18%। कैसे नहीं बढ़ाया? अरे बुना जी कुत्ते की क्या होती है? ये तो आंकड़े कोई भी बोलेगा, देख लेगा, कोई भी देख लेगा। चलिए शास्त्री जी बड़ी लॉजिकली बात कर रहे हैं, वो गैर राजनीतिक आदमी है। MS स्वामीनाथन की रिपोर्ट तो मनमोहन सिंह जी टाइम आ गई थी, कांग्रेस लागू कर दी थी, कभी नहीं चाहती कांग्रेस। अरे बीजेपी ने जो वादा किया, बीजेपी ने जो लेके गई जनता, फिर बीजेपी ने क्यों नहीं किया? देश के प्रधानमंत्री ने सुप्रीम कोर्ट में कह दिया, सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देके कह दिया, ये जुमला था, ये सुप्रीम कोर्ट में कह दिया, सुप्रीम कोर्ट में कह दिया। सरकार ने जो बात जनता के बीच में कही उसको सुप्रीम कोर्ट ने नकार दिया। मैं रोकना चाहूंगा, मैं रोकना चाहूंगा, मैं माफी चाहूंगा। देखिए, अरे शास्त्री जी जो आपसे जो वादा किया उसको नकारा, उसकी बात को क्यों नहीं कहेंगे आप? ये कह रहे हैं, मैं एक बात कहना चाह रहा हूँ। अरे उसकी कितनी सिफारिशें दी, सवाल मिला, एक सिफारिश का मैं जवाब देने के लिए तैयार हूँ। एक जो आपने वादा किया, एक जो बची उसको पूरा नहीं कर पाया आपने। आपने बढ़ाया टैक्स इम्पोर्ट ड्यूटी पे घटाया, आपने टैक्स इम्पोर्ट ड्यूटी पे घटाया। बिंडा जी आपने व्यापारियों को लाभ देने के लिए घटाया, किसान को एक्सपोर्ट पे नहीं घटाया, इम्पोर्ट पे घटाया। एक बात कहना चाहूंगा, उसको आपने जीरो कर दिया। एक बार बिंडा साहब जीरो कर दिया। बिंडा साहब मैं एक बात कहना चाहूंगा, समय बहुत कम है। लबोलवाब ये है कि शास्त्री जी और धर्मवीर जी पहले बात कह चुके हैं कि किसान को आपके वक्त ये हुआ, हमारे वक्त ये हुआ, हमने ये किया, आपने ये नहीं किया, उसमें मत उलझाइए। किसान सरकार जानता है, उससे तो पार्टी की बहुत ज्यादा समझ भी नहीं है। वो ये चाहता है कि जो सरकार कहती है वो हमारी गार्जियन है, और वो जो कहे हम उस पर विश्वास करते हैं और पूरा होना चाहिए। हमें एक उम्मीद रहती है कि हम वास्तव में हमारी जो तकलीफ है वो सुनेगा। कोई माता पिता होता है, उससे बच्चा उम्मीद करता है। किसान सबसे भोला, एक कहूंगा कि कुनबा कह सकता हूं उसे, एक तबका कह सकता हूं, बहुत मजबूर है और हर किसी पे बहुत ही यकीन करता है। बीजेपी का मैनिफेस्टो हो चाहे कांग्रेस का, आप उठा करके देख लीजिए, उसमें सबसे ज्यादा बिंदु अगर किसी के लिए वो किसान के लिए है। और किसान हमेशा ठगा हुआ इसी वजह से महसूस किया जाता है कि अपनी मैनिफेस्टो में स्वर्ण अक्षरों में उसे आगे हाईलाइट किया जाता है, लेकिन जब वक्त आता है देने का तो उस वक्त मैं तो कहूंगा कि 100 की घोषणा में से अगर 10 किसान को मिलते हैं तो उसमें भी बहुत खुशहाल महसूस करता है अपने आप को। मैं माफी चाहूंगा कि बहुत बड़ा एक ये सेक्टर है जिसपे बड़ी डिबेट हो सकती है, लेकिन समय का ध्यान रखते हुए हम इसको यहाँ रोकना चाहेंगे। मैं माफी चाहूंगा, यहाँ इसको विराम देंगे और खास खबर में एक नए मुद्दे के साथ कल फिर हम आपके साथ में हाजिर होंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।